हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए फिर से एक पेपर लेकर के आया हूँ 2022 का गृह विज्ञान का, जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा कराया गया है। और इस पेपर की संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मैं देने वाला हूँ, किस तरह से आप लोगों को पेपर सॉल्व करना है, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में जा कर के कॉपी किस तरह से लिखनी होती है, ठीक है, क्या क्या मेथड होता है, इसका सारी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ मैं। और साथ ही साथ इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे मेरी सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो वीडियो के इस यानी कि स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं पेज नंबर फर्स्ट की बात कर लेता हूँ। यानी कि जो पेपर का जो पेज नंबर फर्स्ट है उसमें आपको सारी जानकारी दी जाती है पेपर की, ठीक है, कि इस पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं और आपको किस तरह से इन्हें सॉल्व करना है। टॉप में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मुद्रित पृष्ठों की संख्या जो कि कितनी है, 12 है। 12 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका जो ये पेपर है इसमें 12 पेज दिए गए हैं, ठीक है। और इसके बाद में आपको अनुक्रमांक दिया गया है, आपको अनुक्रमांक यहाँ पर भरना ज़रूरी होता है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को नाम भरना होता है। ये क्यों भरना होता है? वो इसलिए कि आपका जो पेपर है वो किसी अन्य स्टूडेंट के साथ में एक्सचेंज ना हो सके, इसलिए ये आप लोगों को भरना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो आपको पेपर कोड दिया जाता है, ये पेपर कोड आपको अपनी आंसर की में लिखना होता है। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो है ईयर दिया जाता है, वर्ष, यानी कि आपका जो पेपर है किस वर्ष में कराया गया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिया जाता है कि कौन से विषय का ये पेपर है। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं। आगे अब बात आ जाती है हमारी कि ये पेपर जो है ये आपका केवल बालिकाओं के लिए दिया गया है, ठीक है। ये पेपर जो है ये आपका केवल बालिकाओं के लिए है, यानी कि लड़कियों के लिए है। इसमें कोई भी बॉय इस पेपर को नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में ये हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आपका जो पेपर ये दिया गया है, हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में पढ़ के कर सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश में कर सकते हैं। इसके बाद में नीचे आपको पूर्णांक दिया गया है जो कि 70 नंबर का है। और इसके बाद में आपको यहाँ पर टाइम दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट। और ये टाइम आपको किस तरह से मैनेज करना है वो भी नीचे नोट में दिया गया है। वो ये दिया गया है कि नोट में आपको लिखा गया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। शुरू में आपको जो 15 मिनट है उसमें आपको पूरी तरह से अच्छे से आपको ये पेपर पढ़ लेना है। पूरी जानकारी इस पेपर में जो भी है वो आप लोगों को ले लेनी है। और इसके बाद में आपके जो 3 घंटे हैं, 3 घंटे में आपको उस पेपर को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रत्येक निर्देश एंड प्रत्येक क्वेश्चन इंग्लिश में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर नोट, अगर कोई हिंदी इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट हिंदी में पढ़ने में सक्षम नहीं है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो वो हिंदी इंग्लिश में पढ़ सकता है, समझ सकता है और इंग्लिश में उसे कर सकता है। फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोकेटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी कि प्रथम 15 मिनट्स जो है वो कैंडिडेट को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए अलाउड किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद में नीचे आ जाता है आपका सामान्य निर्देश। सामान्य निर्देश में आपको जानकारी दी गई है पेपर के सॉल्व करने के बारे में, प्रश्नों के बारे में। वो क्या है? जानकारी ये है कि आपके जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न करने अनिवार्य हैं, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इसके बाद में अगला जो निर्देश है वो ये है कि प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय 4 प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। और उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रत्येक प्रकार के प्रश्न के पहले दिए गए हैं। यानी कि इसमें 4 प्रकार के आपके प्रश्न हैं और हर प्रकार के प्रश्न के पहले उसके निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले पेज पर। पेज नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो पेज नंबर 2 में फिर से आपको निर्देश दिया गया है। अब ये कौन सा निर्देश है? ये निर्देश वो है जो कि प्रत्येक प्रश्न के शुरू में दिया जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 आपके बहुविकल्पीय हैं और उन्हीं के लिए निर्देश दिया गया है, ठीक है। यानी कि हर प्रकार के क्वेश्चन से पहले उनका निर्देश दिया जाएगा। ये निर्देश इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो क्वेश्चन ये आपके बहुविकल्पीय हैं। इसके बाद में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, उनसे पहले भी निर्देश दिया जाएगा। लघु उत्तरीय आएंगे, उनसे पहले भी दिया जाएगा। और फिर आपके जो दीर्घ आएंगे यानी कि विस्तृत आएंगे, उनसे पहले भी आपको निर्देश दिया जाएगा। तो इस निर्देश को पढ़ना अनिवार्य है क्योंकि आपको इसी निर्देश के अकॉर्डिंग इस
क्वेश्चंस को हल करना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 और 2 आपके बहु विकल्पीय हैं और उन प्रश्नों में प्रत्येक के 4-4 विकल्प दिए गए हैं और उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमवार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के 4-4 विकल्प हैं, जो राइट है आपका उसे लिख लेना है अपनी उत्तर पुस्तिका में यहाँ से चूज़ करके। और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में भी जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसके बाद में बात आ जाती है हमारी इंस्ट्रक्शन की। जनरल इंस्ट्रक्शन है, सामान्य निर्देश, और इसके बाद में आपको इंस्ट्रक्शन आ जाता है। ठीक है, निर्देश जो कि बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के लिए यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए दिए गए हैं, वो इंग्लिश में पढ़ के इसे सोल्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पेज नंबर 3 पर। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि बजट में IBI का जो विवरण होता है वो कितनी अवधि का होता है। IBI क्या होता है और बजट क्या होता है, उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं तो बजट जो होता वो एक ऐसा ब्यौरा होता है जिसमें प्रत्येक वर्ष के आय का और व्यय का सारी जानकारी उसमें दी जाती है कि इस वर्ष में सरकार जो है वो क्या क्या काम करने वाली है, कि उनमें कितना खर्च आएगा, उससे कितना बेनिफिट सरकार को होगा, वो सारी जानकारी बजट में दी जाती है। और उसी बजट के अकॉर्डिंग पूरे साल जो है वो सरकार अपना कार्य करती है। ठीक है, तो ये आय और व्यय का जो विवरण होता है कितनी अवधि का होता है। अवधि का मतलब होता है समय से, अवधि का मतलब होता है समय से। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को, 1 सप्ताह का, 1 माह का, 1 वर्ष का, एक निश्चित अवधि का। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका 1 वर्ष का। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये है कि DPT का टीका किन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, एक टीका होता है जिसका नाम होता है DPT। ठीक है, और ये जो टीका लगाया जाता है ये किन रोगों से बचने के लिए लगाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, डायरिया, पोलियो, टिटनिस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनिस, डिप्थीरिया, पोलियो, टाइफाइड और डायरिया, कुकर खांसी और टिटनिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनिस। ठीक है, और कुकर खांसी से आप लोग एक चीज़ और याद रखिए कि कुकर खांसी जो है इसे ही आपको काली खांसी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे ही काली खांसी भी कहा जाता है। और काली खांसी, कुकर खांसी, इसका मतलब है आपका पर्टूसिस भी आपको दिया जा सकता है इन दोनों के स्थान पर। ठीक है, कुकर खांसी और काली खांसी ना कह करके उसकी जगह पर पर्टूसिस भी यूज किया जा सकता है, तो आपको इसका भी ध्यान रख लेना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि पेचिश के रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को पेचिश हो जाता है तो उसे किस तरह का भोजन दिया जाएगा। केवल फल, केवल दूध, दही, चावल और रोटी सब्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि प्रत्येक पेचिश वाले रोगी को दही चावल देना बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि दही चावल अगर 3 दिन तक अगर दही चावल कोई रोगी खा ले तो उसका पेचिश का रोग खत्म हो जाता है। और पेचिश का रोग जो होता है ना, ये 8 से 10 दिन लेता है सही होने में, 8 से 10 दिन लेता है सही होने में। अगर 3 दिन तक लगातार कोई व्यक्ति दही चावल खा लेता है तो उसे पेचिश रोग से काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यदि अस्थि एक से अधिक स्थान से टूटती है तो यह अस्थिभंजन क्या कहलाता है। अस्थिभंजन कहते हैं अസ്ഥियों के टूटने को, अസ്ഥियों के टूटने को अस्थिभंजन कहलाते हैं। और ऐसा अस्थिभंजन जिसमें अस्थि एक से ज़्यादा स्थान से टूटे तो वो क्या कहलाएगी। तो आप बताइए कि क्वेश्चन में ऑप्शन पहला है बहुखंडी, कच्चा और संयुक्त और साधारण। तो कोई भी इसे बिना देखे बता सकता है बहुखंडी यानी कि बहुत ज़्यादा स्थानों से खंडित होने वाला। और ये तो ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन में ही इसका आंसर दे दिया कि अस्थि एक से अधिक स्थान से टूटेगी। और एक से अधिक स्थान से टूटना मतलब बहुखंडी होना, बहुत ज़्यादा स्थानों से टूट रहना। तो आंसर क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा है, लेकिन समझने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद में ये आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश में भी दिया गया है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो पहला क्वेश्चन है, डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि क्या कहलाती है। आपके जो पहला ऑप्शन है ग्रिलिंग है, दूसरा ऑप्शन रोस्टिंग है, तीसरा बेकिंग है, टेस्ट और चौथा ऑप्शन टोस्टिंग है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेकिंग। ठीक है, वो क्या होगा, बेकिंग होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका कि बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर
पकाने से भोजन का नष्ट होने वाला पोषक तत्व क्या है, यानी कि बेकिंग सोडा का यूज़ अगर खाना पकाने में किया जाए तो उससे कौन सा पोषक तत्व नष्ट हो जाएगा भोजन का, इसका आपको आंसर बता देना है, ठीक है। और इनमें से आपको चूज़ करना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है, और वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला प्रोटीन है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, फिर खनिज लवण है, और चौथा आपका विटामिन बी है। तो इसका राइट आंसर भी विटामिन बी ही होगा, ठीक है। और ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है ये 1 नंबर का है, बहुविकल्पी आपका, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका कि अस्थि भंग के लक्षण क्या हैं। अस्थि भंग के लक्षण क्या। अस्थि भंग का मतलब है कि अस्थि के टूटने के क्या क्या लक्षण होते हैं। सूजन आ जाती है, दर्द होता है, अंग निष्क्रिय हो जाता है, और इनमें से सभी तो ये सारे लक्षण इसके हैं। सूजन भी आएगा, दर्द भी होगा, और अंग भी आपका वाला निष्क्रिय हो जाएगा, जहाँ से आपकी हड्डी टूटेगी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि मोच आने पर किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। डेटॉल है, आयोडेक्स है, सेवलोन है, कोल्ड क्रीम है। अगर मोच आ जाती है, मोच आने पर आयोडेक्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आगे पेज नंबर 6 पर आते हैं। ये इंग्लिश में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के। इसके बाद में निर्देश आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 अति लघु उत्तरीय प्रदर्शन, और प्रत्येक खंड का उत्तर आपको अधिकतम 25 शब्दों में कर लेना है, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम आपको 25 शब्द लिखने पड़ेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में आपका जो इंस्ट्रक्शन है ये इंग्लिश में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं सबसे पहले, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है ये आपका 2 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 3 का भी और क्वेश्चन नंबर 4 के भी, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है आपका कि अस्थि भंग के मुख्य प्रकार क्या है, ठीक है। अस्थि भंग के मुख्य प्रकार क्या है। अस्थि भंग का मतलब है कि हड्डी आपकी टूटती है तो वो किस प्रकार से टूट जाती है, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये टूटना जो है ये भी अस्थि भंग का प्रकार है। आपका जो दरार पड़ना है, दरार पड़ना ये भी अस्थि भंग का प्रकार है। और आपकी जो अधिक बल है, ठीक है, अधिक बल देना, ठीक है, अधिक बल देना, हड्डियों पर अधिक ज़्यादा जोर देना ये भी, और झटका लगना ये भी अस्थि भंग का प्रकार है। और आपके जो अस्थि कैंसर होता, अस्थि कैंसर, ठीक है, अस्थि कैंसर जो होता है ये भी अस्थि भंग का एक प्रकार है, ठीक है। तो आप इनमें से लिख सकते हैं। इसके बाद में आगे आ जाता है आपका धीमी आग पर भोजन पकाने से क्या लाभ है। अगर भोजन को धीमी आग पर पकाया जाता है तो उससे क्या लाभ होंगे, ठीक है। तो ठीक है, धीमे आग पर भोजन पकाने से क्या लाभ होंगे, तो उसके लाभ ये हैं कि भोजन जो है वो आपका रसहीन नहीं होगा, उसमें जो रस हैं वो आपके यथावत आपके रस रहेंगे, ठीक है। यानी कि भोजन में जो भी रस हैं आपके वो सारे यथावत रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि भोजन आपका स्वादिष्ट बनेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आप बना करके लिख सकते हैं जितना आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आपको 25 शब्दों में लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके अति लघु प्रश्न है, ओके। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के अस्थि भंग में रोगी को बर्फ चूसने के लिए दी जाती है। यानी कि कौन सा अस्थि भंग है, कौन सा अंग आपका, यानी कि अस्थि का कौन सा भाग भंग हो जाए जिससे कि रोगी को बर्फ चूसने के लिए दी जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पसलियाँ, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की पसलियाँ टूट जाती हैं तो उसे बर्फ चूसने के लिए दी जाती है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप बना करके लिख सकते हैं, ठीक है। किस तरह से लिखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की पसलियाँ टूट जाती हैं तो उसे उस अस्थि भंग से राहत प्रदान करने के लिए बर्फ चूसने के लिए दी जाती है। आप इस तरह से बढ़ाकर उसे लिख सकते हैं जिससे कि आपके मैक्सिमम 25 शब्द पूरे हो सकें, ठीक है। तो ये आपकी समझ है, आप किस तरह से इसे लिखना चाहेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका कि भोजन पकाने की विधियों के नाम लिखिए। भोजन पकाने की विधियों के नामों की अगर मैं बात करूँ तो आप इसमें लिख सकते हैं भोजन पकाने की एक होती है आपकी आर्द्र उष्ण विधि, एक होती है आपकी आर्द्र उष्ण विधि होती है, ठीक है। इसे आप लिख सकते हैं। इसमें आपका क्वेथन, सिमरिन, पोचिंग, बाष्पर, प्रेशर कुकिंग और आपका विरंजन ये सब आ जाते हैं। और इसके बाद में आपकी शुष्क उष्ण विधि होती है, शुष्क उष्ण विधि होती है। इसमें आपका बेक करना, ग्रिल करना, रोस्ट करना और भोजन को तलना ये सब आ जाता है। और एक विधि और होती है आपकी जिसे कहते हैं संयोजन विधि। संयोजन विधि ये जो विधि अपनाई जाती है ये आपकी विरेचन के द्वारा अपनाई जाती है। तो आप इनमें से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है कि बजट बनाते समय किन विशेषताओं का ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो बजट बनाते समय आप लोगों को मैं बता दूं कि बजट द्वारा पूरे कार्यक्रम की आवश्यकता उनके
आवश्यकता उनके उद्देश्यों, ठीक है, उनके उद्देश्यों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, बजट द्वारा पूरे कार्यक्रम की जो आवश्यकता होती है उनके उद्देश्य द्वारा प्रस्तुत की जाती है। और आने वाले वर्ष का, यानी कि आने वाले वर्ष का मतलब यह है कि जिस वर्ष का आप बजट बनाना चाहते हैं, जिस वर्ष का बजट बनाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि बजट जो बनाया जाता है ना वो अगले वर्ष का बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि आपको 2025 का जो बजट है ना, 2025 का बजट है, ये आपको 2024 में तैयार करके रख लेना होगा। ठीक है, जिससे कि इस बजट से जो कार्य होगा वो 2025 में किया जाएगा। ठीक है, इसलिए एक वर्ष पहले बजट बना करके रख लिया जाता है। ठीक है, यानी कि वही चीज़ इसमें यहाँ पर बताई गई। ठीक है, तो आने वाले वर्ष का आय व्यय का सच्चा ब्यौरा बजट में दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जिस वर्ष का तुम बजट बना रहे हो उस वर्ष में कितनी आप आय करोगे, कितना व्यय करोगे, ठीक है, कितना सरकार का खर्च होगा, वो सारी जानकारी इसमें आपको देनी होती है। बिल्कुल सच्चा ब्यौरा इसमें देना होता है। ठीक है, वो बजट जो होता है ये आपका लचीला होता है। ठीक है, बजट जो होता है ये आपका लचीला होना चाहिए, वरना बजट आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 इंग्लिश में भी दिया गया है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो पहला क्वेश्चन है, कोई दो विभिन्न प्रकार के बैंक खातों के नाम लिखे। तो बैंक खातों के नाम आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है। बैंक खातों की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप लिख सकते हैं कि बचत खाता इसमें आ जाएगा आपका। और आपका जो क्रेडिट कार्ड खाता होता है, क्रेडिट कार्ड खाता इसे लिख सकते हैं आप। चालू खाता ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, चालू खाता जो है ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 2 विभिन्न प्रकार के बैंक खातों के नाम लिखे, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका कि वायु के माध्यम से फैलने वाले कोई 2 रोगों के नाम लिखें। ऐसे रोग आप लोगों को लिखने हैं जो वायु के माध्यम से फैलते हैं। ठीक है, और वायु के माध्यम से फैलने वाले रोगों में आप बात कर सकते हैं जैसे कि बैक्टीरियल रोग हैं, बैक्टीरियल रोग। ठीक है, बैक्टीरियल रोग आप इसमें लिख सकते हैं। बैक्टीरियल रोग में आपके कौन कौन सा आ जाता है, टीबी आ जाता है, आपका निमोनिया आ जाता है, काली खांसी जिसे कुकर खांसी भी कहते हैं, और आपका इसमें डिप्थीरिया आ जाता है, मेनिंजाइटिस आ जाता है, और आपका एक और है एंथ्रेक्स। ठीक है, एंथ्रेक्स ये भी आपका इसी में आ जाता है। ठीक है, ये बैक्टीरियल रोग हैं। इसके बाद में एक तरह के रोग और होते हैं आपके जिन्हें वायरल रोग कहते हैं, वायरल रोग। ठीक है, अब वायरल रोग में कौन कौन से रोग आते हैं इनकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपकी जो सामान्य सर्दी है ये आ जाती है, सामान्य सर्दी इसी में आ जाती है। आपकी फ्लू आ जाता है, खसरा आ जाती है, कंठमाला, रूबेला, और आपकी जो चिकन पॉक्स है ये भी इसी में आ जाती है। ठीक है, और एक रोग और होता है आपका जिसे हम फंगल रोग कहते हैं। ठीक है, फंगल रोग। ठीक है, और फंगल रोग जो होते हैं ये जो फैलते हैं ये बीजाणुओं की सांस लेने से फैलते हैं। ठीक है, फंगल रोग ये आपके बीजाणुओं के सांस लेने से फैलते हैं। तो आप इनमें से कोई भी रोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका पेचिश रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। ऐसे जीवाणु का नाम लिखना जिससे पेचिश रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, और पेचिश रोग उत्पन्न करने वाले एक जीवाणु का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एंटीमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंटीमीबा हिस्टोलिटिका इस जीवाणु का नाम आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हाथ की सिलाई के किन्हीं 4 टाँकों के नाम लिखिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। एक टाँके का नाम लिख दिया आपने तो आपको आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आपको चारों टाँकों के नाम लिखना पड़ेंगे 2 नंबर प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और टाँकों के नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ जैसे कि कच्चे या सादे टाँके। ठीक है, कच्चे पे सादे टाँके हैं ये इसमें आ जाएंगे। आपके काज टाँके आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेपचे टाँके आप लिख सकते हैं। ठीक है, और आपके बखिया टाँके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बखिया व तुरपाई टाँके। ठीक है, बखिया व तुरपाई टाँके ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कि बस्तर की ड्राफ्टिंग करने से क्या लाभ होता है। बस्तर की ड्राफ्टिंग करने से क्या लाभ होता है इस चीज़ के बारे में आप लिख सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपका इंग्लिश में आ गया है। ठीक है, ABCD आप इनमें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इन्हें कर सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अब अगले क्वेश्चन की, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 5 और 7 के निर्देश आपको दे दिए गए हैं जो कि आपके लघु उत्तर प्रश्न है, और मैक्सिमम जो शब्द लिखने होंगे वो इसमें आपको 50 से लिखने होंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन आपका इंग्लिश में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 to 7 और शॉर्ट आंसर टाइप, आंसर ईच पार्ट इन मैक्सिमम 50 वर्ड। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर
5 का पहला क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रीय बचत पत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय बचत पत्र यानी कि राष्ट्रीय बचत के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसके ऊपर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला है आपका 4 नंबर का है। और इसके बाद में अगर आपको ये क्वेश्चन याद नहीं है तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। नीचे वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इजी है कि इसमें आपको विषाक्त भोजन से बचने को उपाय लिखने हैं। ठीक है, विषाक्त भोजन का मतलब जो विषैला भोजन है, ठीक है, जिसमें विषाक्त पदार्थ जो है वो एंटर कर चुके हैं, तो उस भोजन से बचने के उपाय जो हैं वो आप लोगों को लिखने हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि जल किस प्रकार दूषित हो जाता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन, इसे भी आप कर सकते हैं कि जल दूषित किस तरह से होता है, वो कौन कौन सी गलती है मनुष्य की जिनसे जल दूषित हो जाता है, उन सारे कारणों के बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। और इस पर आपको 4 नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं आप तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, वाहक चेक और रेखांकित चेक में अंतर स्पष्ट कीजिए। लेकिन मेरी समझ से जो ज़्यादा इजी क्वेश्चन है वो आपको ऊपर वाला है, आप जल किस प्रकार दूषित होता है इसके बारे में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और आप इसके ऊपर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आपको इंग्लिश में दिया गया है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका तुरपन जिसे हेमिंग टाँका कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है और ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद में अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया आपको जीवन रक्षक घोल क्या है और इसे कैसे तैयार किया जाता है। तो इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं और आपको 4 नंबर इस पर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका स्वस्थ व्यक्ति और रोगी व्यक्ति के भोजन में क्या अंतर, यानी कि एक होता है स्वस्थ व्यक्ति जो स्वस्थ भोजन करता है और स्वास्थ्य का भी अच्छे से ध्यान रखता है, और दूसरा होता है रोगी व्यक्ति, ठीक है, जिसके अंदर रोग प्रवेश कर चुका है। इन दोनों के भोजन में क्या अंतर है उसमें आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मिल्टन चौक व मीटर टेप का उपयोग बताइए। ठीक है, इनका उपयोग कहाँ पर होता है और किस तरह से होता है, और इस पर आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन इन दोनों में से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में पेज नंबर 10 आ जाता है जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 इंग्लिश में दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ तो पहला क्वेश्चन इसका कि कौन से अस्थि भंग में खफाचियों का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि आपको इसमें यह बताना है कि ऐसी कौन सी अस्थि है जिसके भंग हो जाने पर खपचियाँ नहीं लगाई जाती हैं उस अस्थि को ज्वाइंट करने के लिए। ठीक है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगर ये नहीं कर सकते आप तो इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है, आप उसे कर सकते हैं। पर्यावरण असंतुलन को नियंत्रित करने के 4 उपाय लिखिए। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इजी है, तो आप इसे कर सकते हैं कि पर्यावरण जो असंतुलन में है, पर्यावरण में जो विषैले पदार्थ फैल रहे हैं, यानी कि जो संतुलन बिगड़ता जा रहा है पर्यावरण का, उसे किस तरह से नियंत्रित किया जाता है, किया जा सकता है। तो आपको 4 उपाय लिखने हैं उसके लिए। ठीक है, तो 4 नंबर इस पर आप लोगों को मिल जाएंगे, तो आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि चिकनगुनिया रोग के कारण और बचने के उपाय बताइए, यानी कि जो चिकनगुनिया रोग है ये किन कारणों से होता है और इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं, आप वो कर सकते हैं और 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये आप नहीं कर सकते तो आप मियादी बुखार के ऊपर भी लिख सकते हैं, मियादी बुखार क्या है और ऐसी रोगी को आप कैसे आहार देंगे। ठीक है, यानी कि वह रोगी जिसे मियादी बुखार हो चुका है उसे किस तरह का आहार देना बेहतर होगा उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिए गए हैं। और इसके बाद में आ जाता है आपका अगला निर्देश ये है कि प्रश्न संख्या 8 से 10 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 8 और 9 में विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये विकल्प कहाँ से आ गया, इसमें कोई ये विकल्प तो नहीं दिएंगे ABCD इनमें से एक छांट करके लिखना, ये विकल्प नहीं, ये वाले विकल्प नहीं है। इनमें विकल्प ये दिए गए हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, इनमें विकल्प का मतलब ये है कि आपको अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी आपको अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है, दोनों में से आप एक कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 के लिए भी आपको अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है, आप दोनों में से एक कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें आपको अथवा में कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10 ही आपको करना होगा। ठीक है, इसके बाद में इंस्ट्रक्शन आपको इंग्लिश में भी दे दिया गया है। ठीक है,
अब यहाँ पर आप जो विकल्प वाला जो शब्द आया था उसे आप यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपका एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। यहाँ पर दो विकल्प का मतलब ये था कि आपको एक विकल्प ये है, एक विकल्प ये है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। आप इसे भी कर सकते हैं और इसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बचत करने से क्या लाभ है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप इसके ऊपर नीचे अथवा में जो लिखा गया है उसमें आप कर सकते हैं। प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन से आप क्या समझते हैं, कृत्रिम श्वसन की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आप इन दोनों में से एक क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी आपको जो विकल्प दिया गया है इन दोनों विकल्पों में से एक का आंसर आप लिख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कीजिए, और ये नहीं कर सकते आप तो भोजन परोसने की शैलियों का वर्णन करते हुए अपनी दृष्टि में उपयुक्त शैली का उल्लेख कीजिए, ठीक है। कोई भी एक क्वेश्चन कर लेना आपको, और इस पर आपको 6 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब बात आ जाती है क्वेश्चन नंबर 10 की, जिसमें कोई भी विकल्प आपको नहीं दिया गया है अथवा में कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 करना कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 10 करना आपको कंपलसरी है, यानी कि ये क्वेश्चन आपने नहीं किया तो इसके जो 6 नंबर हैं वो आपको नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। आपको यही क्वेश्चन करना होगा, इसमें आपका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो पेपर ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।